रूबरू प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੀਯੂਸ਼ ਗਿਰਦਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ PhD ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ। रंजन जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू पीयूष जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका, सतविंदर सिंह जी का और जग पंजाबी टीवी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि यहाँ पे इनवाइट किया। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। रंजन जी, आप ये बताइए कि आप अभी यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके बर्थ प्लेस, और आप इस यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, स्टोरी तो काफ़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मैं रहने वाला हूँ पानीपत का, हरियाणा से। मेरी फैमिली बैक होम पानीपत में ही है सब लोग। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ न्यूरो साइंस में, और ये मेरा लास्ट ईयर है। यहाँ पे आई एम राइटिंग माई थीसिस। ओके। तो यहाँ पे आने से पहले मेरी स्कूलिंग हुई यूपी में, सहारनपुर में। उसके बाद में फिर मैंने BSc किया श्री गंगानगर से, राजस्थान से, आपने सुना होगा। ओके। राजस्थान में गंगानगर से BSc करने के बाद फिर मैंने ओपन एंट्रेंस दिया MSc न्यूरो साइंस के लिए, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में जो है वो कंडक्ट करते हैं। उसके बाद में मैंने 2 साल की वहाँ से MSc की। उसके बाद में मुझे बीच में अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने के लिए, सिंगापुर जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करके है हैदराबाद में। उनका R&D है हैदराबाद में। तो मैंने 3 साल एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे जॉब किया। फिर उसके बाद फिर मैंने PhD के लिए अप्लाई करना शुरू किया। ओके। तो सितंबर 2009 में मैं इधर कैलगरी में आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में। आई स्टार्टेड एज ए मास्टर्स स्टूडेंट इन न्यूरो साइंस। फिर PhD में ट्रांसफ़र किया आफ्टर 1 ईयर, एंड नाउ आई एम अबाउट टू फिनिश माई PhD। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में ये सुन के। तो रंजन जी, हमारा क्या होता है कि हर एक इमिग्रेंट पेरेंट का सपना होता है कि या बैक होम भी कि बच्चे बड़ी एजुकेशन ले और आप उस मुकाम पे आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि हर पेरेंट के या हर ये दिक्कत आती है कि बच्चों की काउंसलिंग कहाँ है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करवाना चाहिए इनको, या कौन सा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आपने क्या कोई स्कॉलरशिप ली थी? एक्चुअली स्कॉलरशिप्स तो हर फील्ड में हैं, और जैसे अगर इंडिया में बात की जाए, जो हर पेरेंट्स का सपना होता है, ये भी बात सही है, मेरे पेरेंट्स का भी था और उनका अभी भी है कि मैं और आगे जाऊं। तो हर फील्ड में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं। जैसे आप जब फॉरेन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप यूरोप में जाएँ, जर्मनी, इटली, हंगरी, या फिर UK, या फिर आप इधर नॉर्थ अमेरिका में आए, USA, कनाडा, या फिर आप कुछ लोग टर्की भी जाते हैं इंडिया से। तो या फिर कुछ लोग जाते हैं चाइना में, जाते हैं कुछ लोग ताइवान में जाते हैं। तो उसके लिए एक डिफाइन क्राइटेरिया है फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी है उसमें से। तो जनरली जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो 2 एग्ज़ाम्स हैं। एक तो GRE बोलते हैं उसको, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। और फिर वो आपका इंग्लिश एफिशिएंसी के लिए टेस्ट है वहाँ पे। एक तो IELTS है और TOEFL है। TOEFL होगा। तो उनकी तैयारी करनी होती है आपको। तो उसके बाद में फिर जब आपके पास में GRE का और TOEFL या IELTS का स्कोर आ जाता है, फिर आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। जनरली हायर स्टडीज़ के लिए जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं तो उसके दो रास्ते हैं। मास्टर्स के लिए तो जनरली आप डायरेक्टली प्रोग्राम में ही अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। हर यूनिवर्सिटी में एक ग्रेजुएट स्टडीज़ प्रोग्राम होता है। उसमें ग्रेजुएट स्टडीज़ में देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। उस तरह के प्रोग्राम्स में आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। वहाँ से सुपरवाइजर्स, जिनको ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स की, वो छांट लेते हैं स्टूडेंट्स को। सेकेंड वे है जो PhD के लिए जनरली काम करता है, यू अप्लाई टू द प्रोग्राम, और उसके बाद में आप प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, जो आपका फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, जो आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टेम सेल्स में और न्यूरोसाइंस में काम करना था, तो मैंने लिस्ट बनाई पहले कि भाई कनाडा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, US में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जर्मनी में, क्योंकि इन 3 कंट्री में ही मेरा जाने का था। तो इनमें से ये क्वेश्चन होगा मेरा कि इंडिया में कोई ऐसा रिसोर्स है आपके इंस्टीट्यूट में कि उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी ढूंढने में हेल्प की, या आपने खुद अपना सेल्फ इनिशिएटिव लेके ये 3 कंट्रीज जो आपके टारगेट थे उसमें आपने यूनिवर्सिटीज ढूंढी?
एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर प्लेसमेंट सेल्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स रन करते हैं या फिर यंग फैकल्टी मेंबर्स उनको रन करते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता। जैसे अच्छा टॉप जी। टायर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं में होते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हो वहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी, जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स या फिर कोई पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट्स होते हैं या उसके ओके। बाद में कोई फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, आप उनको जाके मिल सकते हो कि मैं इस कंट्री में अप्लाई करना चाहता हूँ। एज इट इज़ हर यूनिवर्सिटी में नहीं है इस तरह के सेल्स। ओके जी। तो फिर आपने इन 3 कंट्रीज़ जब डिसाइड किए तो आपकी इनके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह हुई या आपने अपना सीवी भेजा इन सबको, कैसे हुआ? तो जैसे पहले मैंने जर्मनी में अटेंड किए इंटरव्यूज़, स्काइप में किए। यूएस में जनरली इंटरव्यूज़ कम लेते हैं, वो पहले आप प्रोग्राम में अप्लाई करते हो उसके बाद आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो। तो मुझे जर्मनी में भी एडमिशन हुआ था, यूएस में भी हुआ था, कनाडा में भी मेरा इंटरव्यू हुआ। कनाडा में जो मेरे सुपरवाइज़र हैं अभी, करंट सुपरवाइज़र डॉक्टर राजीव मीठा, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो मैंने जब उनको सीवी भेजा पहले अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स भेजे अपने रिसर्च से रिलेटेड के गो थ्रू दीज पेपर्स एंड देन लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट दिस रिसर्च, आप इसे परस्यू करना चाहते हैं आगे या नहीं। तो फिर जब मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि आई एम ओके, फिर उन्होंने फॉर्मल इंटरव्यूज़ लिए। उसके बिल्कुल बाद ठीक। में फिर डिपार्टमेंट का एक जनरल इंटरव्यू होता है, वो हुआ। बिल्कुल ठीक। तो फिर आपने कनाडा ये लोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी क्यों चुनी? इसके रिव्यूज़ की वजह से या यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इसलिए चुना क्योंकि मुझे स्टेम सेल्स में काम करना था। जो मेरा यूएस में एडमिशन हुआ था वो मुझे सिजोफ्रेनिया पे काम करना था, जो एक डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जर्मनी में जो हुआ था उसमें मेरा डिमेंशिया पे काम था, बट आई वांटेड टू वर्क ऑन स्टेम सेल्स ओके। एंड रिजनरेटिव मेडिसिन। तो मुझे यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर किया गया, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में था और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में था। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लाइक मोर, इट इज़ मच मोर कम्पिटिटिव दैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, मैंने उनको ईमेल लिखा, उन्होंने कहा कि अभी करंटली आई एम नॉट लुकिंग, बट देर इज़ अनदर ग्रुप इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यू कॉन्टैक्ट देम एंड वी आर डूइंग लाइक वेरी सिमिलर वर्क। तो मैंने ओके। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया, तो दे वर लुकिंग फॉर ए ग्रेड स्टूडेंट एंड देन थिंग्स वर्कड आउट। वेरी गुड। तो जैसे आपके पीछे रिकॉर्ड देखा हमने या आपसे बातें कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत थी और आपके लिए ज़रूरी नहीं था कि आप कनाडा पढ़ाई बेसिस पे इसलिए आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे इमिग्रेशन मिले। क्योंकि बहुत से हमारे पीछे बैक होम लोग होते हैं कि जो कोर्सेस करते ही इसलिए दे डोंट केयर कि उनका फ्यूचर क्या है, वो उन्होंने उसमें रहना है कि नहीं, उनको सिर्फ दिखता है कि कनाडा का पीआर कार्ड चाहिए या हमें वहाँ जाना है। तो क्या आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ऐसी सोच थी? एक्चुअली वो तो पीआर कार्ड की बात करें तो मुझे पता नहीं लोगों की क्या सोच है उसमें, लेकिन अगर मैं पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे सेट होना है। एंड मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं कैलगरी में सेट होऊंगा या कनाडा में सेट होऊंगा। हाँ, मैंने पीआर अप्लाई किया अभी 6 महीने पहले, क्योंकि मैं एलिजिबल तो आते ही था। फेडरल स्किल वर्कर में दे है पीएचडी कैटेगरी प्रोग्राम, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तक तो मेरी सिटीजनशिप भी आ जाती। मेरे साथ में जो लोग आए थे उनकी सिटीजनशिप आ चुकी है अभी विद इन 5 ईयर्स। तो ऐसा मेरा नहीं था कभी, लेकिन हाँ मैंने किया है अभी अप्लाई, क्योंकि देर आर मोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, बोथ मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, या फिर आप आगे कुछ बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हो, या फिर ओके। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं इफ़ यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट। तो ओके। लेकिन ऐसी सोच नहीं थी कि पीआर के लिए कनाडा आया था मैं। ओके। और बाकी आपने बात की कि आपने हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज से किया। हाँ जी। मैंने एक्चुअली अपनी होटल मैनेजमेंट 96 to 99 हैदराबाद में था। तो आप कौन से साल हैदराबाद में थे? मैं हैदराबाद में था 2006 से लेके 2009 तक। ओके। और जैसे उसको हमारा सिलिकॉन वैली या आईटी हब कहा जाता है, हाईटेक वो सिटी। हाईटेक सिटी जो हाँ जी। बन रहे थे जी। 2000 में शुरू हुए थे वहाँ पे, हाँ जी। तो वहाँ से एक्चुअल में आईटी की ग्रोथ हो रही है या इट्स मोर ऑफ ए मीडिया हाइप? नहीं, एक्चुअली जब मैं था वहाँ पे 2006 से 2009 में, मेरा काफ़ी सर्कल रहा है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ में, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम चलाते थे वहाँ पे साथ में। आशाई फाउंडेशन है, एक आशाई फाउंडेशन है, दैट इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग वीकेंड्स पे टीचिंग करते थे अंडर प्रिविलेज किड्स को। कई बार उनको मूवी लेके जाना या फिर उनको ब्रेकफास्ट सर्व करना ऑर्फेनेजेस में,
या फिर उनको जाके वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैंने देखा कि काफ़ी ग्रोथ हैदराबाद में हुई आईटी के चलते। और ये मीडिया हाइप नहीं है, दैट इज़ रियल। क्योंकि अभी मेरी भांजी है, वो भी डिलोइट में वहाँ पे अभी जॉब कर रही है हैदराबाद में। तो ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2009 के बाद मेरा टच छूट गया वहाँ से। अभी भी वहाँ पे ग्रोथ अभी भी जारी है और मुझे लग रहा है कि वो आगे भी चलती रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा है, आपने हाँ जी। ये अच्छी खबर सुनाई हमें कि पीछे मतलब वैसे ही तरक्की चल रही है। हाँ जी। तो फिर जब आप मैं वापस यहाँ कैलगरी में आऊँगा, आपका जो हमने पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, आप यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, आप काफ़ी आपका नाम सुनने में आता है और देखने में आता है। आप कुछ बताएंगे कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं यहाँ पर पढ़ाई के अलावा? एक्चुअली जैसे इन एडिशन टू माय स्टडीज यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी मैंने मतलब लीडरशिप एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे कि हम लोग एक जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वी ऑर्गेनाइज फैकल्टी ऑफ मेडिसिन सिम्पोजियम एवरी ईयर। ओके। सो 2 साल से मैं उस कमेटी में भी हूँ। जो हमारे डिपार्टमेंट में होचकिस ब्रेन इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ट्रेनी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उसमें 2 साल एजुकेशन का डायरेक्टर था। ओके। और 1 साल में आउटरीच का डायरेक्टर था वहाँ पर। गुड। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसमें जो अवार्ड्स कमेटी है, उसमें भी मैं टीम मेंबर हूँ। तो इन एडिशन टू दैट लीडरशिप, उसके बाद मैंने कम्युनिटी में भी काम किया है। जैसे कि कैलगरी सीनियर रिसोर्सेज सोसाइटी है यहाँ पर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ मैं। वाह। उसके अलावा MS सोसाइटी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ कनाडा, उसमें भी मैं एक परमानेंट वॉलंटियर हूँ पिछले 2 साल से। तो ये तो कम्युनिटी का है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में हमारी टीम ने, मतलब जब मैं एजुकेशन डायरेक्टर था 2010 से 2011 में, तो उस टाइम हमने एक सिम्पोजियम शुरू किया था स्पेसिफिकली विच टारगेटेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो वो पहला था इस तरह का कनाडा में। कनाडा में क्या, पूरे नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो हम लोगों ने वो शुरू किया। हमारी टीम थी आर्ट स्टूडेंट्स की, ग्रेड स्टूडेंट्स की। तो अभी वो सिम्पोजियम जो है, इट इज़ गोइंग थ्रू इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा, इन मोर देन 100 हाई स्कूल्स लाइक नेशन वाइड। तो उसमें वो रहा है। तो लाइक एवरी डे इज़ अ लर्निंग एंड वी ऑल ट्राइड टू डिलीवर आवर बेस्ट। और अभी भी वो लर्निंग जारी है और आगे भी चलती रहेगी। रंजन जी, आपने जो सब कुछ बताया, मतलब कि कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं हमारे लिए, कुछ सोसाइटीज़ बड़ी होती हैं, और सबसे बड़ी बात मैं सोचता हूँ कि जब आप यहाँ 2010 में अगर आए तो सबसे, और आपकी पढ़ाई का भी आपके ऊपर प्रेशर था, आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? एक्चुअली दिस इज अ टफ क्वेश्चन। आप टाइम अगर निकालना चाहे तो हर चीज़ के लिए निकाल सकते हो, और नहीं निकालना चाहे तो किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते। जैसे आपने मुझे भी क्वेश्चन पूछा था, जो पिछले क्वेश्चन में आंसर में मिस हो गया, कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं। तो हर किसी का ये रहता है कि जब हम घर से बाहर आते हैं तो मिस करते हैं अपने घर को। और जब कनाडा में आए तो एक कल्चर, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट स्टाइल है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, लाइक लाइफ स्टाइल भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए टाइम निकालना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब आप शुरू में आते हो तो आप कोर्सेज लेते हैं यूनिवर्सिटी में, एंड कोर्सेज आर वेरी डिफरेंट हियर देन बैक होम इन इंडिया। बिल्कुल सही। तो बहुत टाइम उसमें जाता था। तो पहले साल मैंने कुछ नहीं किया, 2009 अप टू 2010। सो आई ऑब्जर्व लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। बिल्कुल ठीक। फिर जब मेरे कोर्सेज कंप्लीट हो गए, फिर हमने स्टूडेंट्स ने मिलके फिर एक्टिविटीज़ शुरू की। सबसे पहले हमने अपने कल्चर से रिलेटेड शुरू किया कि 10 स्टूडेंट मिल लिए या 20 स्टूडेंट मिल लिए। फिर वो बड़ा होता गया, और अब आपके सामने है कि हमारे कनाडा में अभी 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग कनेक्टेड हैं पूरे कनाडा वाइड। वो आप ICA कनाडा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ICA कनाडा, जो इंडियन कल्चरल एसोसिएशन, हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया था। नहीं, उसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने बहुत अच्छा दिवाली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 1000 से ऊपर लोग आए थे। और मेरे को 10 साल हो गए कैलगरी रहते हुए, और मैं बताना चाहूँगा कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आई अटेंडेड। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खास बात थी कि एंटरटेनमेंट, खाना और
हर चीज़ में इनको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे अगर देखा जाए कि भाई, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया था। मैं टीम ICA को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा थैंक यू पीयूष जी। दैट वाज रियली अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम यू गाइस। एक्चुअली कल्चरल एक्टिविटीज जो है, जो कल्चर है, दैट गिव्स यू मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए, और उससे स्टडीज़ में भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो हम दो तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो सेम टाइम हम कनेडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर टीचिंग आवर इंडियन कल्चर टू कनेडियंस। तो हम दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें से मेन हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, आपने अटेंड किए हैं 2 फंक्शन। हम होली भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा जैसे इंडियन नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त का भगत सिंह जयंती ये करते हैं, जैसे फिर थैंक्स गिविंग डे या हेलोवीन या न्यू ईयर पार्टीज़, जिससे कि हमारी कल्चर जो जा रही है। आपने जैसे देखा है दिवाली के प्रोग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमने इंडियन कल्चरल एक्टिविटीज़ की, जैसे भारत का जो क्लासिकल डांस है जिसमें कथक था, भरतनाट्यम था, फिर स्टेट के जो फोक डांस हैं जैसे गिद्धा था, उसमें भंगड़ा था, फिर डांडिया था। बिल्कुल ठीक जी। फिर उसके अलावा जैसे इजिप्शियन कल्चर से हमने डांस था, बैले डांस था, उसके बाद कनेडियन डांस था, बॉलीवुड डांस था। तो जो कनेडियन लोग हैं उनको एट द सेम टाइम दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न आवर कल्चर। हमारे इस फंक्शन में 170 के करीब कनेडियन लोग थे। बिल्कुल। तो सब ने अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें पता ही नहीं था इंडियन कल्चर के बारे, तो अभी हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो हैं। फिर होली में जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा है कि रंग से खेलते हैं, उस तरह के यहाँ पे भी हैं फेस्टिवल्स, लेकिन वो दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी कल्चर में कुछ और कहते हैं उसको। तो जब होली में जो वाइट स्टूडेंट्स थे, कनेडियंस थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि भाई दिस इज़ रियली गुड, तो उन्हें कल्चर सीखने को मिला। उसके अलावा जैसे हम लोग सोसाइटी में यहाँ की कल्चर सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वॉलंटियर करना। हम लोग जैसे अभी एक ब्लड ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें कम्युनिटी के साथ में काम करेंगे। उसमें हमारे जो इंडियन कल्चर के लोग हैं वो दे इंटरेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा गैप हो जाता है ना, कल्चरल गैप जिसे कहते हैं, जो यहाँ के लोगों के बीच में और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच में। तो हमारी कोशिश यही है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ करके हम उस गैप को कम करें, रिड्यूस करें। और आपने देखा ही होगा पिछले 3 साल में हम लोगों ने कितनी एक्टिविटीज़ की हैं, जो आगे भी आती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल रंजन जी, मैं इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, और ये भी कहूँगा कि आप ये जो कंटिन्यू है, अगर आप अगले साल कहीं मूव हो जाते हैं सिटी छोड़ के, डेफिनेटली आपने अपने जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपने वाकई इसमें बहुत योगदान दिया है, और यहाँ के आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। थैंक यू पीयूष जी। ये तो है ही, जैसे हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, के सारी धरती अपना परिवार है। आप कहीं भी रह के कहीं भी काम कर सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कैलगरी छोड़ के चला जाऊँ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। मेरे बाद भी जैसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे अभी जो इवेंट किया था बाकी स्टूडेंट्स ने ही किया। आप देख ले वहाँ पे अर्नब है या कल्पना है या गौरव है, गोपाल, तासु, पंकज, जो भी सारे हैं, उन लोगों ने तो वो आगे इस लेगेसी को लेके जाएंगे और इस चीज़ को प्रमोट करते रहेंगे आगे फ्यूचर में। जो हमारी टीम है अभी, जो ICA की टीम है, वी आर मोर देन 80 स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। तो हम लोग सब लोग मिलके वहाँ पे करते हैं, क्योंकि बिना टीम के कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं होता। नहीं, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स का, कम्युनिटी मेंबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने बहुत टाइम लगाया, अपना एक्सपीरियंस, एफर्ट्स सब कुछ मिला के वो प्रोग्राम डिलीवर हुआ। तो that is pleasure to listen that it was a successful program. It was definitely a wonderful event. तो रंजन जी ये बताइए मेरे को, आप यहाँ पे जब आए तो एकदम मतलब आई डोंट नो कि आप सर्दियों में आए थे या गर्मियों में आए थे, क्योंकि सर्दियों में कैलगरी के रंग ढंग अलग होते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं। तो आपको पहली सर्दियाँ यहाँ कैसी लगी, और हाउ आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? एक्चुअली मैं सर्दी में तो नहीं आया, मैं आया था फॉल में। ओके, तो इट वाज ब्यूटीफुल। और मैं सितंबर में आया था, तो अक्टूबर में हमारे डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी कैनानास्किस में, जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है कैनानास्किस में, वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है कैनानास्किस अक्टूबर नवंबर में। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया मज़ा आया। फिर बर्फ़ गिरनी शुरू हुई नवंबर में, तो पहले फ्लरीज गिरती हैं तो वो देख के भी बड़ा मज़ा आया। तो
कभी मुझे लगा नहीं कि भाई ये डिफरेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था, मैं प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए। ओके। लेकिन कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जैसे -20 हो गया, -25, -30, तो वो थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। नहीं तो ओवरऑल इट वाज लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और कार होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिल्कुल सही। महसूस नहीं होती आपको वो ठंड, क्योंकि घर में भी गर्मी, यूनिवर्सिटी में भी गर्मी, और फिर आप अपनी कार में जाओ तो हीटिंग ऑन कर लो तो वहाँ भी गर्मी कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो लगा नहीं कभी ऐसा। ठीक। रंजन जी, फिर आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, आप पढ़ाई में भी एक्सेल किए हैं, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, और साथ में आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दे रहे हैं। प्लीज़ हमारी पब्लिक से शेयर कीजिए कि हु इज़ योर रोल मॉडल, कि कोई ना कोई तो होना चाहिए कि कि जिससे कि आपको इतनी प्रेरणा मिलती है और अपना पूरा एनर्जी के साथ आप गो टू गो हैं और इतनी यंग एज में इतना सब कुछ आपने अचीव किया। एक्चुअली मेरे बहुत सारे रोल मॉडल हैं। Okay. तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जो वो मेरे रोल मॉडल हैं, कि बीइंग ए फार्मर ही गेव मी दैट एजुकेशन, के इतना बढ़िया मैं आज इस मुकाम पे हूँ, यहाँ पे ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद में सुरेंद्र भाई साहब हैं, जो श्री गंगानगर में, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। उन्होंने मतलब अगर किसी को ट्रू कंट्रीब्यूशन जाता है तो उनको जाता है मुझे यहाँ पे भेजने का। लाइक ही इज़ देयर विद मी एनी टाइम। अगर वो रात में 2 बजे भी उनको कॉल करता हूँ तो ही इज़ देयर फॉर मी। वेरी गुड। और अगर मैं साइंटिफिकली अगर देखता हूँ, एकेडमिकली रोल मॉडल देखता हूँ, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। 2000 से मैं उनके टच में हूँ, सन 2000 से। एंड हम लोग फ़ोन पे भी बात करते हैं, मैं जब इंडिया जाता हूँ तो उनसे मिल के भी आता हूँ। और टाइम टू टाइम उनका गाइडेंस, जब भी मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ तो मैं फिर फ़ोन करता हूँ उनको कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए। तो लाइक ही इज़ माई रोल मॉडल। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे जैसे आपने फैमिली में कहा, आपके पिताजी इंडिया में, ही इज़ वन ऑफ द योर सपोर्ट। यहाँ पे कैलगरी में आपके फैमिली में कौन कौन है अभी? कैलगरी में मेरी वाइफ है अंजू, ओके। अंजना हाँ शर्मा, जी, मिले। और मेरा कजिन है यहाँ पे पंकज गर्ग। ओके जी। तो हम तीनों का छोटा सा परिवार है यहाँ पे, और बाकी आप सब लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। ठीक तो जी। अभी अगर कैलगरी में देखो तो कम से कम 2000 लोगों को तो मैं जानता हूँ कैलगरी में। बिल्कुल ठीक तो जी। बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसको कभी भी कोई मदद चाहिए या कोई कोई एडवाइस चाहिए तो आप जैसे लोग हैं। बिल्कुल ठीक। तो रंजन जी, ये बताइए कि अब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, आपकी PhD नेक्स्ट ईयर मार्च में आपने बताया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद के आगे आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे फ्यूचर प्लान्स में अगर देखा जाए तो मार्च में डिफेंस होने के बाद में मैं एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए जाऊंगा, जो कि 2 से लेके 3 साल की होती है। मोस्ट लाइकली US जाऊंगा, या Okay. मे बी कनाडा में भी, अभी डिसाइड नहीं हुआ है वो किधर जाऊंगा मैं। उसके बाद में फिर आई विल रिटर्न एज ए फैकल्टी to one of the top universities to become a professor academically, where I can conduct my research and some teaching. एक प्लान बी भी होता है प्लान ए के अलावा। हाँ जी। प्लान ए अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो देन आई विल स्टार्ट माय ओन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ओके। और बोथ इन इंडिया एंड इन कनाडा। ओके, दैट्स ए वेरी एम्बिशियस प्लान। हाँ जी। तो आप ये बताइए, आपको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था पिछले 4-5 महीने में, आप न्यूज़ में थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? हाँ, एक्चुअली यहाँ यूनिवर्सिटी में जो हमारा टीम का कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत एकेडमिकली या फिर आप कल्चरली ले लो, तो मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन मैं 2 हाईलाइट करना चाहूँगा उसमें से। एक तो यू मेक ए डिफरेंस अवार्ड है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को मिलता है। तो यू मेक ए डिफरेंस अवार्ड मिला था मुझे 2013 में। ओके। जिसमें कि जब व्हेन यू आर डूइंग एकेडमिकली एक्सेप्शनल एंड एट द सेम टाइम यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी, तो वो अवार्ड मुझे 2013 में मिला। उसके बाद में ग्रेजुएट अल्बर्टा ग्रेजुएट सिटीजनशिप अवार्ड है, जो कि मुझे पिछले 3 साल से मिल रहा है। ओके। ग्रेजुएट सिटीजनशिप अवार्ड है जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को मिलता है, जो कि कम्युनिटी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो मेरा कैलगरी सीनियर रिसोर्सेज सोसाइटी का मैंने जो काम बताया, उसके अलावा जो मैंने MS सोसाइटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी का जो काम बताया, तो उसमें जैसे बाई वीकली बेसिस पे एक सीनियर को आप जो हु इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर ड्राइविंग ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस, उनको ग्रोसरीज़ के लिए या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए लेके जाते हैं हम लोग बाई वीकली बेसिस पे। वो चीज़ें जैसे फिर फूड बैंक के लिए वॉलंटियरिंग करना, वो दैट अवार्ड इज़ मोस्टली लाइक हाउ
यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू बैक टू सोसाइटी। तो इसमें हम अपने पंजाबी या इंडियन कम्युनिटी की बात को लेके करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि मान लीजिए हमारे इधर कम्युनिटी का कोई बच्चा जाता है, उसको स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग के बारे में चाहिए, कुछ स्पेशल सेल्स हैं या आप उसके लिए कोई सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं? एक्चुअली हम लोग सेमिनार्स तो नहीं करते, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेल्स हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ओपन हाउस करती है एवरी ईयर बिफोर स्टार्टिंग द न्यू सेमेस्टर। उसमें ओपन हाउस में वहाँ पे सारा रहता है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं भी फुल स्कॉलरशिप पे हूँ। मेरा अल्बर्ट इनोवेट हेल्थ सॉल्यूशंस का मेरा फंडिंग है जो मेरी पीएचडी को सपोर्ट कर रहा है, और मुझे मेरी सैलरी वगैरह उसी से आती है। उसके बाद में वहाँ पे अवार्ड डेटाबेस है और सैलरी लाइक स्कॉलरशिप डेटाबेस है, तो उसमें स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी फंडिंग्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जो अपनी कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं या अपनी कम्युनिटी से हायर स्टडीज़ के लिए लोग आते हैं, कई बार होता है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल। तो हम लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी बता सकते हैं उन्हें कि भाई सिमिलर बैकग्राउंड में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे ईस्ट इंडियन एथनिक ओरिजिन के? अभी टोटल तो यूनिवर्सिटी में जैसे अगर टोटल देखा जाए तो 34,000 टोटल स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। उनमें से 7,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। ठीक जी। मोर देन 2,000 इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं वहाँ पे, मोर देन 2,000। और उनमें से अगर वैसे आपसे स्टैट जरूरी नहीं आपके पास होंगे, लेकिन इमिग्रेंट मतलब जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं वो कितने, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से आए हैं उसमें भी करीब 300 के करीब स्टूडेंट्स हैं अभी। और बाकी आप कहेंगे यहाँ के लोग, बाकी जो यहाँ पे बोर्न ब्रोटअप हैं या फिर जिसकी किसी की फैमिली पीआर लेके आई है या कोई यहाँ पे इमिग्रेशन लेके इंडिया से ही आए हैं, वो हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर आप लोगों का ये ग्रुप 300 लोगों का काफ़ी अच्छी तरह से इंटरमिंगल हो जाता है ये बाकी जो लोग हैं जो यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप हैं, या उनमें आप देखते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है? एक्चुअली अगर मैं पर्सनल बेसिस पे देखूं तो मुझे वो फ़र्क नहीं लगता कभी, क्योंकि सभी मिंगल हो जाते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स का अगर देखें तो किसी को लगता है कि गैप है, लेकिन जब आप जाके बात करते हो अपने बच्चों से जो यहाँ के बोर्न ब्रॉट अप है, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो गैप है। लेकिन जनरली लोगों की जनरल थिंकिंग है कि जो इंडिया से आते हैं और जो यहाँ के बोर्न ब्रॉट अप है उनके अंदर गैप है, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं लगता कि है कुछ ऐसा। कि थोड़ा सा इंग्लिश के एक्सेंट का फ़र्क पड़ जाता है, फिर जो उधर से आता है उसके लिए सब कुछ नया होता है और यहाँ के लोगों के लिए सब आम बात होती है। तो एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रहे हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मेंटरशिप प्रोग्राम भी करता हूँ। आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक माय फर्स्ट ईयर। अभी 4 साल में आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10 स्टूडेंट्स, और जो मेंटर किए हैं मैंने वो यहीं के हैं, कैलगरी के बोर्न ब्रॉट अप। तो मुझे कभी वो डिफरेंस नहीं लगता। वो हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, और हाँ इंग्लिश का एक्सेंट उनका डिफरेंट है, लेकिन मेरे से तो पंजाबी में भी बात करते हैं और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और मेरी इंग्लिश उन्हें समझ में भी आती है। तो कभी ऐसा लगता नहीं है मुझे, मतलब कि ऐसा कुछ है। ओके। और रंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपका थैंक यू कहूँगा, आप शो में आए, अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें कि होता क्या कि पेरेंट्स को, जैसे स्टार्टिंग में हमारी बात हुई कि बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी चिंता होती है और वो उनके लिए अच्छा चाहते हैं। आप उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पे हैं या इंडिया में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कांटेक्ट कर पाएँ प्लीज़? हाँ, जैसे दर्शकों के लिए जो मेरा मैसेज है यही है कि अगर सबसे पहले अगर किसी को कुछ करना है तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर जिसे करना है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, इंडिया में हैं या फिर यहाँ कनाडा में हैं। उनको मोटिवेट करें कि आगे बढ़ना है लाइफ में, क्योंकि हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहते हैं कि साधनों की कमी है, वो बैक होम ज़्यादा महसूस होती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा साधन मुहैया करवाएं आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद में जैसे कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है। आप कभी भी ईमेल लिख सकते हैं, जो कोई क्वेश्चन है, कैसे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो सारी वी कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो मैसेज है, मैसेज यही है कि अच्छा करो और दिल से करो।
बिल्कुल सही। ये क्योंकि आपने लाख पते की बात कह दी है कि अच्छा करो, दिल से करो। हाँ जी, अ, जो भी करना है आप दिल से करोगे तो फिर अच्छा होता ही है वो। तो बिल्कुल बस सही। करने की इच्छा रखो अपने अंदर। ठीक जी। हाँ जी। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो में आए, थैंक्स अलॉट। और आप लोगों ने ये प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप रंजन जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें यहाँ स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू पीयूष जी, और मेरी तरफ से आपको थैंक यू, और सतविंदर सिंह जी को थैंक यू जिन्होंने इनवाइट किया, और जग पंजाबी टीवी चैनल है जो, उसको बहुत बड़ा थैंक यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।